अविनाश सुबह समय पर नहीं उठा तो संस्कृति को चिंता हुई। उसे ने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर भी दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे ही परेशान थी। भाई वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं, मरीजों के अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल जाता। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अविनाश को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूँ? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। काजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तो ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाई शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, जब वरना जेठानी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटे, धीरे धीरे से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। संस्कृति ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। अब तक फैमिली डॉक्टर ने पूछकर दवाई भी देती रही। इसी बीच अविनाश की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। अस्पताल से निराश लौटने के बाद तीसरे के मुश्किल में बैठकर इंतजाम हो सका। ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में रहते थे तो मदद के लिए नहीं आ सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन चला हुआ था, रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। जब संस्कृति ने अपने दोस्तों को फोन लगाया तब ने बहाना बना दिया। अकेले ही संस्कृति सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार और मौत के तांडव के बीच किसी तरह संस्कृति खुद को बचाते हुए कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी नार खाने लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर घर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उसी समय पति की तबीयत अच्छी होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाई लेने गई, मगर जो सब जरूरी दवा थी वह नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब क्या करेगी? बस सहा कि अस्पताल में बैठकर बगल में ही परेशान एक युवक भी बैठा हुआ था। संस्कृत ने उसकी तरफ मुताबिक होकर पूछा, आप बता सकते हैं ये दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो नहीं मिली। मेरे दोस्त ने बताया कि यह नोएडा में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, तो वही मुझे दे देगा। अभी जाने की सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पहुँचते हुए संस्कृत ने कीर्तक स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान इंसान के काम आता है, बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? संस्कृत का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, आप पहले ये दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और संस्कृति पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सही था। संस्कृति जब भी व्यस्त होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो पृथक लेकर आता, संस्कृति को घर छोड़ कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों के अजनबी एक बंधन में बनते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन अविनाश का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी के लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन संस्कृति ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती, फिर बताओ ना ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बार हर क्यों का जवाब नहीं हो तो दूसरी बात, हम दोनों हमसफर नहीं हैं तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनचाहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे अविनाश की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर खराब हो गए।
हवा से संस्कृत ने प्रतीक को फोन लगाया तो उसे पता चले कि उसके भाई की कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता न करो संस्कृति जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में ले जा रहा हूँ आप पति को भी वहीं ले चलते हूँ। वैलेंटाइन डे की सुविधा है और डॉक्टर्स को भी अच्छा है। प्रतीक ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था कर दी। शाम के सब कम निबट गया तो प्रतीक का हाथ पकड़ कंधे गले से संस्कृति इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मैं नहीं होता तो और कोई होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैंने अपने दोस्त पड़ोसी और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा, केवल आप ही हैं जिसे 4-6 दिन पहले जानती नहीं थी, आज लगता है आपके बिना रह ही नहीं सकते। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नजरअंदाज में संस्कृत की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चल गया। संस्कृत के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय भी कितना सुकून दे सकता। अस्पताल, मरीजों की, रिश्तेदार की भागदौड़, परेशानियों के बीच भी गंध लम्हे केवल प्रतीक के बारे में ही सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजर गए। अविनाश की हालत काफी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह संस्कृत को सोचने मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई। एक पल में संस्कृत को लगी वह अधूरी रह गई है। सबका सब कुछ निधन हो गया है। कोरोना की वजह से पति के सबको घर भी नहीं ला सकती, इसलिए लॉकडाउन लगा हुआ था। घर वालों को आना भी कठिन था। उसे समझ में नहीं आया था कि वह पति की अंतिम विदाई कैसे दे। जानकारी लेते रहने काम पर पूरी तसा कर रही थी। इसी बीच प्रतीक की हालत बिगड़ी, उसे आईसीयू ले जाने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल में क्लर्क ने उसे आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसने मरीज के स्वास्थ्य के संबंध में यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। संस्कृति कुछ पलों के लिए सोचती रह गई कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर अपने लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर वह खुद ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर प्रतीक की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापसी शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक संस्कृत ने ही अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात प्रतीक की सेवा की थी। डिस्चार्ज करने वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रतीक को अपने घर ले आई। प्रतीक ने टोका तो संस्कृत ने थोड़ा सार्थी अंदाज में जवाब दिया, मैं नहीं, फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर संस्कृति, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है प्रतीक? जब मुझे जरूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं, न उस वक्त तुमने मेरे साथ दिया, अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ फिर सोचेंगे क्या करना है। संस्कृत ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन संस्कृत ने जी भरकर प्रतीक का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश करने का प्रयास करती रही। संस्कृति एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफर की कमी थी जिसे प्रतीक पूरी कर सकता था। उस शाम संस्कृति ने प्रतीक के हाथों को थामकर कहा, जो बात मैंने अनजाने ही उसे फॉर्म पर लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप दे सकते हैं? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में भी स्वीकार करूं? मुझे लगता है संस्कृत का यह बात कहना फिजूल है। मतलब यह कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफर बन